एक ऐसा केस जिसने रायपुर पुलिस से लेकर दिल्ली पुलिस तक के होश उड़ा दिए। क्यों इस केस को ट्रंक केस के नाम से पहचाना जा रहा है? ऑनलाइन पेमेंट और सीसीटीवी कैमरों ने किस तरह इसे सॉल्व करने में अहम भूमिका निभाई? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब तो हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। दोस्तों, इस केस फाइल की शुरुआत होती है छत्तीसगढ़ प्रदेश के रायपुर जिले से, जहां डीडी नगर थाना क्षेत्र के वंडरलैंड पार्क के पास डिपरापारा नाला नाम की एक जगह लगती है, जिसके थोड़ी ही दूरी पर एक बस्ती मौजूद है। इस बस्ती में कई परिवार रहते हैं जिन्हें 23 जून 2025 की दोपहर को बहुत ही गंदी बदबू महसूस होती है, जो वक्त के साथ पूरी बस्ती में फैलने लगती है और लोग आपस में एक दूसरे से पूछते हैं कि आज सुबह से ही ये अजीब सी बदबू कहाँ से आ रही है, पर किसी को भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। ये देखकर अब धीरे धीरे करके सभी पड़ोसी इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं और दोपहर के करीब 2 बजे के आसपास बदबू का पीछा करते हुए डिपरापारा नाले के पास पहुंच जाते हैं, जो पूरी तरह से झाड़ियों से घिरा हुआ है। और इन्हीं झाड़ियों में लोगों को एक संदूक पड़ा हुआ दिखाई देता है, जो बिल्कुल नया था। यानी इसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कल ही से बाजार से खरीद कर लाया गया हो। लेकिन इस संदूक में ऐसा क्या था जिसमें से इतनी बुरी दुर्गंध आ रही थी? यही सवाल आसपास के लोगों के जहन में घूम रहा था, लेकिन कोई भी इस संदूक को खोलने की हिम्मत नहीं करता है, बल्कि ये लोग पुलिस को फोन करके इस पूरी घटना की जानकारी देते हैं। ट्रंक का नाम सुनते ही डीडी नगर पुलिस स्टेशन की टीम बिना वक्त गवाए फौरन ही घटना स्थल पर पहुंच जाती है और सर्विलांस टीम और फॉरेंसिक टीम को भी यहां आने का ऑर्डर दे दिया जाता है। अब दोनों टीमों और पुलिस की मौजूदगी में संदूक की वीडियोग्राफी कराई जाती है और इसे खुलवाया जाता है। जैसे ही बंदूक खुलता है तो इसके अंदर से लाल रंग का एक ट्रॉली बैग निकलता है, जो किसी दबाव के चलते फट चुका था। पुलिस जब इस दबाव के बारे में जानने की कोशिश करती है तब पता चलता है कि इस ट्रॉली बैग में एक शख्स की बॉडी मौजूद है, जो वक्त के साथ अब फूल चुकी है और इसी वजह से ये बैग फटा है। इतना ही नहीं, बॉडी के ऊपर सीमेंट भी डाला गया था और उसके दोनों पैर बंधे हुए थे। आरोपियों ने इस शख्स की जान लेने के बाद इसके ऊपर सीमेंट छिड़क दिया था और फिर इसकी बॉडी को ट्रॉली बैग में भरकर ट्रंक में डालकर डिपरापारा नाला के पास एक सुनसान जगह में फेंक दिया था। खैर, पुलिस अब इस बैग को संदूक से बाहर निकलवाती है और जब संदूक की अच्छे से तफ्तीश करती है तो वो देखती है कि संदूक पर हब्बू भाई का नाम लिखा हुआ है और ये दिखने में बिल्कुल नया लग रहा था। इसलिए पुलिस सबसे पहले इसी के बारे में छानबीन करने का फैसला करती है कि संदूक को कहां से और किसने खरीदा है। इस केस को सुलझाने के लिए पुलिस अब कई टीमें बनाती है और फिर एक टीम को गोल बाजार नाम की एक मार्केट में भेजती है ताकि पता चल सके कि ये संदूक कहां से खरीदा गया है। पुलिस वाले इस बाजार में जितने भी दुकानदार होते हैं जो संदूक बनाने का काम करते थे, उन सभी के पास जाती है और उनसे पूछताछ करती है, लेकिन पुलिस को कोई भी ऐसा सुराग नहीं मिलता जिससे आगे कुछ पता चल सके। लेकिन फिर भी पुलिस अपनी कोशिश जारी रखती है और जैसे ही 5वीं दुकान पर पहुंचती है तो पता चलता है कि यह हब्बू भाई की ही दुकान है। हब्बू भाई की दुकान का नाम था शब्बीर स्टील ट्रंक फैक्ट्री, जहां हर प्रकार के थोक में, फुटकर में सभी तरह के संदूक मिलते थे। उनकी शॉप इस मार्केट में काफी पुरानी थी। खैर, पुलिस हब्बू भाई से पूछती है, क्या कुछ दिन पहले तुम्हारी दुकान से कोई संदूक लेने के लिए आया था? साथ ही पुलिस उन्हें ट्रंक का फोटो भी दिखाती है, जिसे देखते ही हब्बू भाई पहचान लेते हैं और पुलिस से कहते हैं कि हाँ भाई साहब, ये संदूक मेरी दुकान से ही गया था, जिसे लेने के लिए 22 जून 2025 को इलेक्ट्रिक स्कूटर पर एक महिला और एक पुरुष 2 लोग आए थे और उन्होंने अपने चेहरे को कवर करके रखा था। पुलिस जब इस फेस कवर की बात सुनती है तो वो आसपास लगे सभी सीसीटीवी कैमरों के जरिए इन 2 लोगों की पहचान करने का फैसला करती है और जब फुटेज को देखती है तो उसमें वाकई एक महिला और पुरुष दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर पर बैठकर इस दुकान में आते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन ये थे कौन और कहां से आए थे? इस सवाल का जवाब अब पुलिस को ढूंढना था। इसलिए पुलिस सबसे पहले हब्बू भाई से पूछती है कि क्या तुम्हारे पास इन लोगों का कोई फोन नंबर है? इस पर वो कहते हैं कि साहब, उन्होंने ऑनलाइन पेमेंट की थी, यानी जो भी संदूक के पैसे दिए गए थे वो उन्होंने कैश न देकर ऑनलाइन दिए थे। बस यहीं से पुलिस के लिए इन मुजरिमों तक पहुंचने का एक बहुत बड़ा रास्ता खुल जाता है। हालांकि पुलिस को अभी तक ये पता नहीं चल पाया था कि जो बॉडी मिली है वो है किसकी और उसकी जान क्यों ली गई, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस को एक लीड मिल चुकी थी। पुलिस अब अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाते हुए ये पता करने की कोशिश करती है कि ऑनलाइन पेमेंट आखिर किसने की है। तब एक नाम सामने निकल कर आता है, अंकित उपाध्याय। ये वही शख्स था जिसने संदूक के बदले हब्बू भाई को ऑनलाइन पेमेंट की थी।
आपको बता दें, अंकित रायपुर में रायपुरा इलाके की इंद्रप्रस्थ कॉलोनी फेज 2 का रहने वाला था। पुलिस को जैसे ही अंकित के एड्रेस का पता चलता है तो फौरन वहां पहुंच जाती है और आसपास के पड़ोसियों से अंकित के बारे में पूछताछ करने लगती है। और तब उन्हें पता चलता है कि अंकित इस कॉलोनी में 6ठे फ्लोर के अपार्टमेंट में अपनी पत्नी शिवानी वर्मा के साथ रहता है। वो छत्तीसगढ़ की एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का बेटा है और पेशे से एक वकील है। वो दोनों कुछ ही वक्त पहले इस अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए थे। पुलिस अब पड़ोसियों से पूछती है कि आप लोगों को पता है कि ये दोनों इस वक्त कहाँ गए, क्योंकि उनका फ्लैट बाहर से लॉक है। तब वो पुलिस को बताते हैं कि ये दोनों आज ही दिल्ली के लिए निकले हैं, क्योंकि उन्हें बहुत जरूरी काम था। ये सुनने के बाद तो पुलिस का शक अब और बढ़ जाता है। इसलिए पुलिस जल्द ही अपने उच्च अधिकारी यानी एसएसपी को इस बारे में जानकारी देती है और एसएसपी तुरंत ही इस मामले को गंभीरता से लेते हैं और अंकित के रिश्तेदारों से ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये दोनों दिल्ली कैसे गए हैं। इस पर वो पुलिस को बताते हैं कि अंकित और शिवानी दोनों फ्लाइट से दिल्ली की तरफ सफर तय कर रहे हैं। ये सुनकर एसएसपी तुरंत ही दिल्ली की पुलिस से कांटेक्ट करते हैं और उन्हें पूरी घटना के बारे में जानकारी देते हैं, जिसके बाद दिल्ली पुलिस बिना वक्त गवाए एयरपोर्ट की सीआरपीएफ से बातचीत करके उन्हें अंकित और शिवानी की पहचान बता देती है। और जैसे ही 23 जून की रात को 9 बजे इनका एरोप्लेन दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करता है, वैसे ही सीआरपीएफ के जवान अंकित और शिवानी को हिरासत में ले लेते हैं और उनसे पूछताछ करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अब ये बात क्लियर हो चुकी थी कि इन दोनों ने ही उस संदूक को खरीदा था। पर उस शख्स की जान क्यों ली, इस सवाल का जवाब जानना अभी बाकी था। लेकिन ये काम दिल्ली पुलिस का नहीं बल्कि रायपुर पुलिस का था। इसलिए कानून की कार्रवाई और सभी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद 24 जून की दोपहर को अंकित और शिवानी को दिल्ली से रायपुर भेज दिया जाता है। पुलिस जब इन दोनों की कुंडली खंगालती है तब पता चलता है कि अंकित पेशे से एक वकील तो है ही, साथ ही ये घर बिकवाने और खरीदने का भी काम करता है, यानी कि एक प्रॉपर्टी डीलर भी है। वहीं इसकी पत्नी शिवानी एक हाउसवाइफ है जो घर में रहकर घर का काम संभालती है। इसके बाद पुलिस इन दोनों से पूछताछ करना शुरू करती है और सवाल करती है कि जिस आदमी की बॉडी ने ट्रंक के अंदर मिली वो कौन है और तुम दोनों ने उस शख्स को क्यों मारा, इसके पीछे की वजह क्या थी। तो शुरुआत में हर मुजरिम की तरह अंकित और शिवानी भी यहाँ वहाँ की बातें करने लगते हैं। अब क्योंकि अंकित वकील था तो वो पुलिस को अपने झूठ सच के खेल में फंसाकर गुमराह करने की कोशिश करता है। लेकिन जब पुलिस अपना सख्त लहजा इख्तियार करती है तो कुछ वक्त बाद दोनों टूट जाते हैं और पुलिस के सामने इस बात का खुलासा करते हैं कि जो बॉडी उन्हें ट्रंक के अंदर से मिली है वो हांडीपारा इलाके में रहने वाले किशोर पैकरा की है, जिनकी उम्र लगभग 55 साल के आसपास थी और ये अपने घर में बिल्कुल अकेले रहते थे। कुछ वक्त पहले ही किशोर का एक रोड एक्सीडेंट हुआ था जिसमें इनके दोनों पैरों में चोट लग गई थी और बस तभी से ये वॉकर के सहारे चलते थे। पुलिस अब अंकित से किशोर को मारने की वजह पूछती है, जिस पर वो बताता है कि किशोर को अपने गांव की एक पुश्तैनी जमीन बेचनी थी, जिसे बेचने के लिए कानूनी दस्तावेज और उसके लिए एक वकील की जरूरत थी। इसलिए उन्होंने अंकित से इस बारे में बातचीत की और अंकित ने 50 लाख रुपए में उनकी जमीन बिकवा दी और वो पैसे किशोर के हाथ में सौंप दिए। अब अंकित को ये बात अच्छे से पता थी कि किशोर के पास इस वक्त 50 लाख रुपए कैश के रूप में मौजूद हैं, इसलिए वो उनसे 20 लाख रुपए उधार मांगता है और किशोर भी बिना किसी एतराज के उसे पैसे दे देते हैं। इसी तरह वक्त आगे बढ़ता रहता है, लेकिन अंकित किशोर के पैसे वापस नहीं करता, जबकि किशोर बार बार उसे अपने पैसे वापस देने के लिए कहता है। ये देखकर अंकित और शिवानी समझ जाते हैं कि किशोर उनसे अपने 20 लाख रुपए लेकर ही रहेगा, इसलिए वो उसे ही रास्ते से हटाने का प्लान बनाते हैं। जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि किशोर घर में अकेला ही रहता था, उसके परिवार में कोई भी नहीं था, इसलिए इन दोनों को किशोर की जान लेना काफी आसान काम लगता है, क्योंकि इनके खिलाफ कोई पुलिस केस करने वाला था ही नहीं। इसलिए शिवानी अंकित से कहती है कि अगर हम किशोर को मार दें तो हमें उधार की रकम वापस नहीं करनी पड़ेगी, जिसके लिए अंकित भी राजी हो जाता है और ये दोनों किशोर के बराबर में ही एक फ्लैट किराए पर ले लेते हैं। उसके बाद ये बैग खरीद के लाते हैं, क्योंकि बॉडी को बैग में ही ठिकाने लगाना था। इसके बाद एक सेकंड हैंड कार का इंतजाम करते हैं और फिर दिल्ली में भी एक अलग जगह पर किराए का कमरा ले लेते हैं। दरअसल इनका प्लान था कि ये किशोर को मारने के बाद रायपुर से दिल्ली चले जाएंगे और दिल्ली में इसी किराए के घर पर कुछ वक्त तक छुपे रहेंगे और फिर किसी और शहर निकल जाएंगे। सभी अरेंजमेंट्स करने के बाद अंकित 21 जून 2025 की शाम को करीब 6 बजे किशोर पैकरा को अपने फ्लैट में बुलाता है, जिसकी सीसीटीवी फुटेज पुलिस को लिफ्ट के पास लगे कैमरे से बरामद भी हो चुकी थी, जिसमें किशोर वॉकर के सहारे चलते हुए इसी लिफ्ट से 6ठी मंजिल पर इन दरिंदों के पास जाते हुए दिखाई दे रहे थे। ये उनकी आखिरी जिंदा तस्वीर थी। खैर, अब किशोर अंकित के फ्लैट में पहुंच जाते हैं और अंकित उन्हें आराम से बैठाकर पोहा खिलाता है, जिसे खाने के कुछ देर बाद ही किशोर को नींद आने लगती है और वो यहीं पर सो जाते हैं। ये देखकर शिवानी जल्दी से किशोर के हाथ पैर पकड़ती है और अंकित उनका गला दबा देता है। वो करीब 15 से 20 सेकंड तक किशोर का गला दबाए रखता है, जिस वजह से उनकी जान चली जाती है। लेकिन शिवानी को शक होता है कि पता नहीं किशोर मरे भी हैं या नहीं, कहीं वो ऐसा तो नहीं सिर्फ बेहोश हुए हों। इसलिए वो अंकित से कहती है कि देखो, हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए,
जब तक पूरी तरह से ये दम नहीं तोड़ देते हम इनको नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद वो एक हथियार लाती है और किशोर के गले पर हमला कर देती है, जिसके चलते उनकी बची कुची सांसें भी छिन जाती हैं और इन दोनों को यकीन हो जाता है कि किशोर अब इस दुनिया में नहीं है। इसलिए ये उनकी बॉडी को उठाकर अब उसी बैग में ठूस देते हैं जो इन्होंने पहले ही खरीद कर रखा था और रात होने का इंतजार करने लगते हैं ताकि उस बैग को एक सुनसान जगह पर आसानी से फेंक सकें। लेकिन थोड़ी ही देर बाद अंकित और शिवानी देखते हैं कि बैग के अंदर से कुछ खून सा निकल रहा है जो किशोर के गले से आ रहा था। ये देखकर दोनों घबरा जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अगर खून से सने इस बैग को लेकर हम बाहर गए तो घर से लेकर लिफ्ट तक और लिफ्ट से लेकर पार्किंग तक खून के निशान सभी को दिख जाएंगे और इनका राज खुल जाएगा। इसलिए अब दोनों पति पत्नी बैग में बॉडी ले जाने के प्लान को कैंसिल कर देते हैं और इसे ऐसे ही उठाकर बाथरूम में रख देते हैं। बैग को बाथरूम में रखने के बाद दोनों सोचने लगते हैं कि अब क्या करें। तभी शिवानी को एक दूसरा आइडिया आता है और वो अंकित से कहती है कि एक काम करते हैं, एक बड़ा सा ट्रंक खरीदते हैं और इसके अंदर बैग को रखकर किसी सुनसान जगह पर फेंक देते हैं। अब क्योंकि ट्रंक स्टील का होगा तो उसमें लोहे से कुछ भी बाहर नहीं आएगा। शिवानी का ये आइडिया अंकित को भी पसंद आता है और दोनों 21 जून की पूरी रात किशोर की बॉडी के साथ बिताते हैं और जब 22 जून की सुबह होती है तो दोनों बाजार खुलने का इंतजार करने लगते हैं और सुबह के 11 बजते ही अंकित और शिवानी एक इलेक्ट्रिक स्कूटी पर घर से निकलकर गोला बाजार पहुंच जाते हैं, जहां वो हब्बू भाई की दुकान से एक बड़ा सा ट्रंक खरीदते हैं और उसे घर लाने के लिए एक टेम्पो किराए पर लेते हैं, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस के हाथ लग चुकी थी। खैर अब ये दोनों उस टेम्पो का पीछा करते करते अपने अपार्टमेंट तक आ जाते हैं और आगे के प्लान को अंजाम देने के लिए अंकित और शिवानी उसी खून से सने बैग को ट्रंक में रखने का फैसला करते हैं। किशोर जी की जान गए हुए कई घंटे बीत चुके थे, जिस वजह से बॉडी में से अब बदबू आने लगती है और ये बदबू अंकित और शिवानी भी महसूस कर लेते हैं। इसलिए वो एक बार फिर से बाजार जाते हैं और अब सीमेंट खरीद कर लाते हैं, जिसके बाद इस सीमेंट का लेप बनाते हैं और उसे बैग में रखकर बॉडी के चारों तरफ लगा देते हैं। इसके बाद ये बैग को बंद करके उसमें ताला लगाते हैं और उसे उठाकर ट्रंक में रख देते हैं और उसके चारों तरफ सीमेंट का लेप लगाकर उसके ढक्कन को बंद कर देते हैं और आराम से बैठकर रात होने का इंतजार करने लगते हैं। जैसे ही रात होती है ये दोनों ट्रंक को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो वजन में भारी होने की वजह से इनसे उठता ही नहीं है। ये देखकर शिवानी और अंकित काफी परेशान हो जाते हैं और अगले दिन किसी और की मदद लेकर ट्रंक को ठिकाने लगाने का फैसला करते हैं। 21 जून को इन्होंने किशोर की जान ली थी और अब 22 जून का दिन भी गुजर चुका था और 23 जून का दिन भी आ गया था। सुबह उठने के बाद ये दोनों 2 मजदूरों को बुलवाते हैं और उनसे कहते हैं कि इस ट्रंक में हमारा कुछ सामान है, इसको गाड़ी तक रखवाना है। ये सुनकर वो मजदूर ट्रंक को उठाकर लिफ्ट से नीचे ले जाते हैं और फिर इसे घसीटते हुए गाड़ी तक ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दिक्कत ये थी कि ट्रंक बड़ा होने की वजह से गाड़ी में आ ही नहीं रहा था। इसलिए कार की डिग्गी को खोलते हैं और उसमें ट्रंक को रख देते हैं। इसी दौरान एक शख्स जो लिफ्ट से नीचे उतर रहा था वो देखता है कि लिफ्ट में अजीब सी बदबू आ रही है और जैसे ही वो लिफ्ट से बाहर आता है तो उसे बाहर फर्श पर खून पड़ा हुआ दिखाई देता है। ये देखकर उसे कुछ गड़बड़ लगती है। वो फौरन ही सिक्योरिटी गार्ड को बुलाता है और उससे इस बात का जिक्र करता है। इधर शिवानी और अंकित ट्रंक को कार में रखने के बाद यहाँ से लगभग 100 से 150 किलोमीटर की दूरी का सफर तय करके डिप्रापारा नाला के पास ट्रंक को फेंक देते हैं और सीधे रायपुर एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं, जहां से दिल्ली की इन्होंने 2 टिकट पहले ही बुक कर रखी थी। इसके बाद ये दोनों दिल्ली की फ्लाइट में बैठते हैं और दिल्ली पहुंच जाते हैं कि सोच के कि शायद ये अब कभी पकड़े नहीं जाएंगे, लेकिन पुलिस इनके सभी राजों से पर्दाफाश कर देती है, जिसमें सीसीटीवी फुटेज और ऑनलाइन पेमेंट ने पुलिस की काफी हेल्प की। फिलहाल ये दोनों पुलिस की हिरासत में हैं और इनसे पूछताछ की जा रही है। बोला आपको क्या लगता है, क्या किशोर ने अंकित पर भरोसा करके गलत किया? क्या उसे अंकित को पैसे नहीं देने चाहिए थे? और इन दोनों को किस तरह की सजा दी जानी चाहिए, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो।